नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम ऐसे का सीरीज चला रहे थे और बहुत सारे ऐसे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। निबंध श्रृंखला के नाम से आप इसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो जो भी रेलिवेंट टॉपिक्स होते हैं, जो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं और कुछ आए हुए क्वेश्चंस थे अदर पीसीएस में, उसको मैंने दोस्तों कवर कराया हुआ है। और फ्रेंड्स, हैंड राइटिंग में लिख के फिर कवर कराना काफ़ी टाइम लगता है इसमें, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया। कम से कम 12 से 14 निबंध जो है मैंने हाथों से लिख करके उसको आपको बताया है कि किस तरीके से लिखना है। उसी श्रृंखला को कंटिन्यू करते हुए, हालांकि ये टॉपिक अभी उतना रेलिवेंट नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन इसको हम छोड़ के भी नहीं जा सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो। और बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, ये है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। ये चूँकि अभी देखिए बहुत सारे राज्यों में क्या हो रहा है, चुनाव चल रहे हैं। जैसे वेस्ट बंगाल का रिजल्ट अभी अभी आया है, जिसमें जो पूर्व मुख्यमंत्री थी ममता बनर्जी मैडम है ना, उनको हार का सामना करना पड़ा। उसी तरीके से तमिलनाडु में भी हम देख रहे हैं कि परिवर्तन की बयार चल रही है। तो इस संदर्भ में ये टॉपिक जो है, अगर मतलब है तो थोड़ा सा ओल्ड टॉपिक है, लेकिन अगर उभरता है तो मे बी ये क्वेश्चन में आ सकता है। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि CAA मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, भारत की नागरिकता, उसमें प्रभाव और चुनौतियाँ क्या क्या हैं। ठीक है, तो ये मेरा फेवरेट कोटेशन है। अभी तक के 3 से 4 पेपरों में आपने देखा होगा, मैंने जहाँ जहाँ लगा है वहाँ यूज़ किया है कि यूना मिश्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा, कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। इकबाल जी का ये इकबाल जी की रचना है और मेरी फेवरेट रचना है, मेरे दिल से काफ़ी करीब है ये रचना। ठीक है, इसलिए मैं इसका उपयोग बहुत सारी जगह करती हूँ। तो देखिए, हाल ही में मतलब उस समय की बात है 2020-21 की, कि अपनी वार्षिक रिपोर्ट में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को सुधारात्मक और सहानुभूतिपूर्ण कानून बताया गया था, और यह किसी भी भारतीय को भारत की नागरिकता से वंचित नहीं कर सकता। ये कानून क्या करता है, कोई भी अगर भारतीय है तो उसको भारत की नागरिकता से वंचित फ्रेंड्स नहीं कर सकता। तो लंबे इंतजार के बाद केंद्र सरकार ने CAA की अधिसूचना जारी कर दी थी। इस कानून के तहत उन गैर मुस्लिमों को देश की नागरिकता दी जाएगी जिन्हें पड़ोसी देशों ने प्रताड़ित किया है। अब इसमें आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स कि वो कौन से देश हैं जिन्हें हम देंगे। तो देखिए, किन के लिए लागू है, इसको मैंने अलग से हेडिंग बना दिया है फ्रेंड्स। ठीक है, ताकि वो स्पष्ट रूप से दिखे कि लागू किन के लिए है। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, याद रखिएगा। कैसे याद रखेंगे इसको, बाप, ठीक, BAP बाप, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इन लोगों के अवैध प्रवासियों से आए हुए जो अवैध प्रवासी हैं उनके लिए ये लागू है। जो हिंदू, सिख, बौद्ध, ठीक है, जैन, पारसी या ईसाई हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। देखिए, इसमें मुस्लिम नहीं है ना, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, अभी का अभी बनाइए कुछ। ठीक है, पारसी हैं, पहली चीज़ तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में से मुस्लिम हटा दीजिए, तो हिंदू हो गए, सिख हो गए और ईसाई हो गए, क्रिश्चियनिटी फॉलो करने वाले, है ना। तो ये 3 हो गए। उसके बाद बौद्ध जैन, आपको पता ही है, बौद्ध जैन और एक पारसी जोड़ लीजिए। बीजेपी के टाइम आया है तो बीजेपी याद कर सकते हैं, है ना, इस तरीके से। तो इन देशों से ये जो बाप देशों से आए हुए जो ये बीजेपी के लोग हैं, ठीक, बौद्ध, जैन और पारसी, और प्लस हिंदू, सिख और ईसाई। देखिए, कोई भी मेरा यहाँ पे उद्देश्य किसी को हर्ट करना नहीं है फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ याद करने के लिए अगर मैं कुछ बना भी रही हूँ तो वो मतलब उसको बहुत सीरियसली नहीं लेना है, सिर्फ याद करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो इन पड़ोस देशों से जो आए हुए प्रताड़ित लोग हैं, उनको प्रताड़ना से तंग आकर के वो भारत अगर आना चाहते हैं तो उनका स्वागत करेगा। कब लागू हुआ, याद रहना चाहिए आपको, 12 दिसंबर 2019 को अधिसूचित किया गया था और 11 मार्च 2024 को लागू हुआ था। ये प्रावधान क्या है इसमें, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, मतलब कि बाप, ठीक, के 6 गैर दस्तावेज गैर मुस्लिम समुदाय जो मैंने याद करा दिया है, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई के धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था। ये आपको याद रखना है, 31 दिसंबर 2014। क्या क्या याद रखना है, एक बाप याद कर लीजिए। कौन कौन आए, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में मुस्लिम हटा दीजिए, और बीजेपी मतलब बौद्ध, जैन और पारसी। ठीक है, कब लागू हुआ है, ठीक है, 11 मार्च 2024 को ये लागू हुआ। ठीक, और किसके पहले तक अगर वो आए होंगे तो ये है 31 दिसंबर 2014, या उससे पहले अगर भारत में प्रवेश कर गए हैं तो ये 6 समुदायों को विदेशी अधिकार
1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत किसी भी आपराधिक मामले से ये छूट देता है दोस्तों। आगे देखते हैं, कोई भी व्यक्ति जो इस आवश्यकता को पूरा करता है उसे अधिनियम के तहत कोई भी दस्तावेज दिखाने पेश करने की आवश्यकता नहीं होगी। सीएए उन असंख्य लोगों की मदद करेगा जो पहले आवश्यक दस्तावेज दिखा पाने में असमर्थ थे। अब देखिए यहाँ एक कोटेशन फिर मैंने डाल दिया है कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। फिर इससे जुड़ी हुई चिंताएं देखिए, चिंताएं क्या क्या हो सकती हैं इस अधिनियम के लागू होने से। कई प्रकार के सवाल और चुनौतियां भी दिखाई देंगे, जैसे विशेष लक्षित समुदाय। ऐसी आशंकाएं हैं कि सीएए के बाद मतलब लागू होने के बाद राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जो है मतलब कि एनआरसी का देशव्यापी संकलन किया जाएगा, जिसमें कि प्रस्तावित नागरिक रजिस्टर से बहिष्कृत जो गैर मुसलमान होंगे वो लाभान्वित होंगे, जबकि जो बहिष्कृत मुसलमानों को अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। तो मुसलमानों को जो बहिष्कृत हैं मुसलमान उनको अपनी नागरिकता साबित करना है। फिर देखिए भेदभावपूर्ण प्रावधान। भारत में कई अन्य शरणार्थी हैं जिनमें कि श्रीलंका के तमिल भी हैं, म्यांमार के हिंदू, रोहिंग्या शामिल हैं, किंतु इन सभी शरणार्थियों के लिए इस अधिनियम में कोई भी प्रावधान नहीं है। तो ये एक तरह से भेदभावपूर्ण हो गया क्योंकि हम सिर्फ 6 समुदाय की बात कर रहे हैं और इसमें जो है बाकी जो म्यांमार के हिंदू, रोहिंग्या हैं और ये तमिल हैं, ये सब शामिल इसमें नहीं है। फिर मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। आलोचकों का तर्क क्या है कि यह अधिनियम जो है अनुच्छेद 14 का समानता का अधिकार होता है, देख लीजिएगा आर्टिकल 14, तो वहाँ पे तथा भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित जो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत है उसका ये उल्लंघन करता है। फिर नॉर्थ ईस्ट एरिया में देखिए, नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है वहाँ पे 1985 के असम समझौता हुआ था एक, उसका खंडन करता है। 25 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से आए किसी भी धर्म के प्रवासियों को निर्वासित करने का प्रावधान था और ये अवैध प्रवासीगण राज्य की जनसांख्यिकी को अनिवार्य रूप से परिवर्तित करते हैं तथा राज्य के संसाधनों और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव भी डालते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर प्रशासन में कठिनाई देखिए, अवैध प्रवासी आ जाएंगे तो सताए गए लोगों के बीच में अंतर कर पाना प्रशासन के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। तो ऐसे में क्या होगा, एक पार्शियलिटी टाइप की बात हो जाएगी और प्रशासन में भी क्या होगा, कठिनाई आएगी। फिर देखिए द्विपक्षीय संबंधों में बाधा। यह अधिनियम उपर्युक्त तीनों देशों मतलब कि जो हमने 3 देश पढ़े थे बाप BAP, तो जो 3 देश हम लोग पढ़े थे में धार्मिक उत्पीड़न पर प्रकाश डालता है और उनके साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को खराब कर सकता है। सीएए के पक्ष में देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, नेगेटिव चुनौतियां क्या है। अब हम पढ़ रहे हैं पक्ष में स्पष्टीकरण। गृह मंत्रालय के द्वारा सीएए के पक्ष को विस्तार से बताया गया है। भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं होता, किसी भी प्रकार से भारतीय नागरिकों के अधिकार को यह समाप्त नहीं करता है। जो डर था कि यहाँ के मुस्लिम्स को टेंशन हो जाएगी या फिर यहाँ पे बढ़ सकती है परेशानियाँ, तो ये बताया गया है कि किसी भी तरीके से भारतीय नागरिकों के अधिकार को यह समाप्त नहीं करता है। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने कानूनी प्रक्रिया अपरिवर्तित रहेगी। भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने की जो भी कानूनी प्रक्रिया अभी है, जो कि नागरिकता अधिनियम 1955 है, उसमें संशोधन नहीं किया जा रहा है। अतः किसी भी देश के या किसी भी धर्म के कानूनी प्रवासियों का जो पंजीकरण है या देशीकरण है, इसके लिए कानून में पहले से जो प्रदान पात्रता की शर्तें हैं वो ऑलरेडी वैसी लागू रहेगी और भारतीय नागरिकता उनको प्रदान की जा सकेगी। फिर देखिए पूर्वोत्तर के मुद्दों का जो है, नॉर्थ ईस्ट के एरिया में काफ़ी मुद्दे चल रहे हैं और 6वीं अनुसूची के तहत क्षेत्रों और इनर लाइन परमिट शासन क्षेत्रों को शामिल। यहाँ पे आपका एक होमवर्क है फ्रेंड्स, ठीक है, अभी के अभी पॉज करिए और आप 6वीं अनुसूची को सर्च करिए, ये क्या होता है, कमेंट करिएगा 6वीं अनुसूची क्या होता है, प्लस लद्दाख के मैटर से इसका क्या रिलेशन है, क्यों लद्दाख चाह रहा था कि उसको 6वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाए। और वो जो 3 इडियट्स वाले, क्या नाम था सर उनका, वाईचुंग, मैं नाम भूल रही हूँ सॉरी, ठीक है, इतने फेमस हैं लेकिन पर्सनैलिटी अभी ध्यान नहीं आ रहा है। तो वो जो सर हैं उनको जेल में डाल दिया गया था, क्या इशू था, जैनजी के साथ क्या हुआ, ये आप थोड़ा सा 2-3 लाइन 6वीं अनुसूची का सर्च करके अभी का अभी डालेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, करंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको कहीं देखने को ये मिल जाएगा। उसके बाद देखिए आगे की राह क्या है। लंबे इंतजार के बाद बताया था कि 2024 में ये लागू हो गया था नागरिक संशोधन अधिनियम, ठीक है, घोषणा कर दी गई थी। इसके तहत अब 3 पड़ोसी राज्यों के अल्पसंख्यक जो हैं, अल्पसंख्यक मैंने बता दिए, 3 पड़ोसी राज्य भी बता दिए, बाप और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में सिर्फ मुस्लिम को अगर आप छोड़ देते हैं, प्लस बीजेपी, बौद्ध, जैन और पारसी, तो ये सिख समुदाय है, इनके लिए है। और इसके तहत 3 पड़ोसी राज्यों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। उन्हें केंद्र सरकार के द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। केस स्टडी देखिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है, एक यूपीएससी के टॉपर का मैंने कॉपी देखा था, तो उसमें उन्होंने केस स्टडी का भी उल्लेख किया था फ्रेंड्स। मुझे लगा कि कुछ मुद्दों में हमें देना चाहिए। यह भूलने वाली बात नहीं है कि पाकिस्तान के सांसद रहे डीवाया राम, सांसद थे वहाँ पे, ठीक है, शोषण के चलते उन्हें भागकर हिंदुस्तान आना पड़ा और अब फतेहाबाद में मूंगफली बेच रहे हैं।
ठीक है, क्या कर रहे हैं, फतेहाबाद में मूंगफली बेच रहे हैं। पाक के ही मुस्लिम अधिकारी जनरल सिंह भारत आए थे। जब वहाँ इतने नामी गिरामी लोग सुरक्षित नहीं हैं तो आम हिंदुओं की क्या हालत होगी। ऐसे मैंने एक केस स्टडी डाल दिया, आपको अच्छा लगे डालिए, नहीं अच्छा लगे कोई दिक्कत नहीं है। निष्कर्ष देखिए, मैंने लिखा है कि आए दिन खबरों में पड़ोसी मुल्क में प्रताड़ित होने वाले गैर मुस्लिमों की खबरें देखी जा रही हैं और ऐसे में यह भाग कर तो आ जाते हैं, किंतु कानूनी पेचीदगियों की वजह से नागरिकता इन्हें नहीं मिल पाती है। भारत विकसित भारत 2047 की ओर अग्रसर है और ऐसे में वसुधैव कुटुंबकम की भावना को बढ़ाते हुए CAA की प्रभाविता एक सकारात्मक कदम है। इस तरीके से मैंने इसको इस तरीके से ये एंड किया है मैंने ऐसे को। इसमें कुछ कमियां भी हैं, कुछ अपडेट्स हैं, आप इसको थोड़ा सा देखिए आज की स्थिति में बिल्कुल अपडेट कर लीजिए अपडेट्स। तो थोड़ा सा पॉज करके अभी का भी इसको पढ़ लीजिए एक बार और उसके बाद कुछ अपडेट्स इसमें ऐड कर लीजिए कि अभी का अपडेट क्या है CAA के संदर्भ में। ठीक, दूसरी चीज़ ये है और कुछ डाटा अगर आपको करंट से रिलेटेड इसमें ऐड कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल ऐड कर सकते हैं, केस स्टडी और ऐड कर सकते हैं, तो इसको ऐड कर लीजिए और अच्छा इसको आप बना लीजिए। निष्कर्ष में यहाँ पे देखिए मैंने बहुत ज़्यादा फ्लो चार्ट का यूज़ नहीं किया है दोस्तों, फ्लो चार्ट का यूज़ नहीं किया है, मुझे लगा नहीं, समझ नहीं आया कहाँ किया जाए। तो आप ऐड कर सकते हैं तो कहीं पर कर लीजिए, नहीं तो ऐसे की तरह ऐसा मैंने इसको लिख दिया है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से ओवर है और आप लोग इसको और अच्छा बना सकते हैं फ्रेंड्स। और अभी तक आप लोग इसको देख रहे हैं इसके लिए थैंक यू, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।